टाइप की होती है। द कैपिटल ऑफ कंपनी इज क्लासिफाइड मेनली इनटू टू कैटेगरीज। मेनली बात कर रहे हैं, वैसे तो कैटेगरी और बढ़ती चली जाती है जिनको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर ऑथराइज कैपिटल जो लाइफ टाइम की एस्टिमेटेड कैपिटल होती है, जिसको कंपनी अपनी पूरी लाइफ टाइम में धीरे धीरे करके पब्लिक में ऑफर कर सकती है, जिसको हम नॉमिनल कैपिटल के नाम से भी जानते हैं, और जिसको वो मेंशन करती है अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज। इशूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल which is issued to general public for subscription। और तीसरा कौन सा पार्ट बताया हमने? सब्सक्राइब कैपिटल, द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल। तो ये कल मैंने आपको डिटेल में तीनों ही टाइप की कैपिटल्स बता दी थी। इसमें और भी आती है आगे, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। पेड अप कैपिटल में नॉन फुल्ली पेड अप कैपिटल और नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कंसेप्ट को समझें, तब आगे जाकर के अदर टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम कैपिटल में ही। ऑथराइज कैपिटल सभी को समझ में आ गई होगी कि कंपनी की पूरी लाइफ टाइम की कैपिटल। मैंने कल भी आपको इस चीज पर फोकस किया था और इस लाइन पर कुछ थोड़ा ज्यादा एम्फसाइज किया था कि कोई भी कंपनी अपनी मनी या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जनरल पब्लिक से अमाउंट कलेक्ट करती है। फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट होती है वो डिपेंड करता है टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस पर। जब स्टार्टिंग होती है किसी बिजनेस की तो हमें ज़्यादा अमाउंट में मनी की ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लेकर के बैठ जाएं और फिर उसको खर्च करने में हमें टाइम लगे, एक्सपेंड करने में टाइम लगे। तो कंपनी क्या करती है, अमाउंट का कलेक्शन भी इंस्टॉलमेंट्स में करती है। जैसे जैसे उनको मनी की रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे वो शेयर्स पर मनी कलेक्ट करती है। जैसे एक शेयर की वैल्यू मान लीजिए किसी कंपनी ने फिक्स की है 10 रुपीज, ठीक है। अब वो 10 रुपीज चाहे तो लमसम कलेक्ट कर सकती है जनरल पब्लिक से, यानी लमसम मीन्स एक साथ, और चाहे तो उस 10 रुपीज को भी वो इंस्टॉलमेंट्स में डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में क्या करती है, कलेक्ट कर, यानी उस अमाउंट को भी 10 रुपए के अमाउंट को भी वो पब्लिक से एक साथ नहीं ले रही। यहाँ अब 10 का मतलब हो गया कि अब लोग अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे, लेकिन एक साथ ना लेकर के अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में भी कलेक्शन ऑफ मनी कोई भी कंपनी कर सकती है। एक बार में, 2 बार में, 3 बार में, 4 या 5 बार में भी कोई कंपनी उस शेयर के स्पेसिफिक अमाउंट का कलेक्शन कर सकती है। मान लीजिए हमारा 10 रुपीज का शेयर है तो 2 रुपीज एक बार ले लिए, तो उसमें से आगे के 2 रुपीज नेक्स्ट टाइम उन्होंने कलेक्ट किए, उसके बाद फिर बचे हुए 2 तो वो नेक्स्ट 2 करके 1 करके जैसे, या 3 करके, या 5 करके 2 बार में ही कलेक्ट कर ले, जैसे उसको रिक्वायरमेंट हो, जैसा उसके लिए कन्वीनियंस हो, उसी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वो मनी का कलेक्शन कर सकती, और चाहे तो एक साथ भी ले सकती। तो ये डिपेंड करता है कंपनी की फाइनेंशियल नीड्स पर, और डिपेंड करता है कि कंपनी को किस तरीके से फंड्स की या मनी की रिक्वायरमेंट है, और उस बेस पर कोई भी कंपनी अपने शेयर्स पर अमाउंट का कलेक्शन करती है। तो जब कोई कंपनी एक साथ शेयर वैल्यू को शेयर होल्डर से या जनरल पब्लिक से कलेक्ट करती है तो वो लमसम कलेक्शन ऑफ मनी होता है, और डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट करती है तो उसके लिए आपको अलग अलग इंस्टॉलमेंट के बारे में बताया जाएगा कि कैसे कैसे कोई भी कंपनी कलेक्शन करती है। सबसे पहले प्रोसीजर क्या होता है, प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाता है पब्लिक में, और पब्लिक को बताया जाता है कि कंपनी किस पर्पज से स्टार्ट हो रही है अगर नई कंपनी है तो,
और फ्यूचर प्लानिंग क्या है और उसमें शेयर्स के बारे में सारी डिटेल होती है कि कंपनी की ऑथराइज कैपिटल कितनी है, जिसमें से हम आपको कितना ऑफर कर रहे हैं, पर वैल्यू हमारे शेयर की जो जो अमाउंट है पर वैल्यू वो क्या है, वो सब प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया जाता है। और प्रोस्पेक्टस से अट्रैक्ट होकर के और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को देख करके जो पब्लिक होती है वो कंपनी में क्या करती है, इन्वेस्ट। अब किसी कंपनी ने मान लीजिए 1 लाख शेयर्स इशू किए और एक शेयर की वैल्यू क्या है, 10 रुपीज। तो अगर वो 1 लाख पर 10 रुपीज एक साथ पब्लिक से क्या कर रही है, मांग रही है, तो फिर ऐसे में ये जो अमाउंट है वो कलेक्शन ऑफ मनी कैसा होगा, लंप सम, यानी एक साथ हम 10 रुपए एक ही बार में मांग रहे हैं। और किस टाइम पर मांग रहे हैं, जब कि हमारे जितनी जनरल पब्लिक है वो अप्लाई करेगी। अभी फर्स्ट स्टेप तो वो एप्लीकेशन देंगे ना कि हमें शेयर्स परचेज करने हैं, तो अप्लाई कैसे करेगी, तो कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में कंपनी अकाउंट के बारे में मेंशन करती है कि अगर इफ यू वांट टू इन्वेस्ट मनी इन आवर कंपनी, इन आवर बिजनेस, अगर आप हमारे बिजनेस में हमारी कंपनी में मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सो एंड सो बैंक के अकाउंट में, कंपनी अकाउंट के नाम से आप अमाउंट को क्या कर सकते हैं, जो कंपनी का नाम होगा उसके अकाउंट में स्पेसिफिक अमाउंट जो भी होंगे उनको क्या करना है, आपको डिपॉजिट करना है। तो वो अकाउंट नंबर भी मेंशन किया जाता है जिसमें शेयर होल्डर्स को अपना पैसा जमा करना है, क्योंकि शेयर होल्डर तो दूर दराज है, ऐसा तो है नहीं कि किसी स्पेशल जगह पर है। जैसे हापुड़ में अगर कोई कंपनी बनी है तो जरूरी तो नहीं कि कोई सारे शेयर होल्डर्स हापुड़ में ही होंगे। जब हमने पब्लिक इशू निकाला है तो वो तो कहीं से भी कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो उसके लिए हमें क्या, हर एक बैंक में अपना कंपनी अकाउंट ओपन करना होता है और वहीं पर उसी अकाउंट में शेयर होल्डर अपनी मनी को डिपॉजिट करें, और वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर होगा जहां जहां आप अपने इशू को शो करें। अब शेयर होल्डर, अभी वो शेयर होल्डर नहीं बने, अभी वो क्या बने हैं, अभी तो वो एप्लीकेंट्स हैं, वो अप्लाई कर रहे हैं शेयर खरीदने के लिए। और उसमें हमने उन्हें मेंशन कर दिया कि आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं, जितने भी शेयर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उतने शेयर्स के अकॉर्डिंग आप अमाउंट क्या कर दें, कंपनी अकाउंट में डिपॉजिट कर दें। मान लीजिए कोई पर्सन किसी कंपनी के 10 शेयर खरीदना चाहता है और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज, तो 10 शेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 रुपीज, 10 इंटू 10, तो 100 रुपीज वो कंपनी अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा, यानी उसने 10 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया। अगर कंपनी लमसम पैसा मांग रही है तो लमसम यानी 10 पर 10 ही कॉल कर रही है, एक साथ ले रही है, तो फिर वो 10 रुपीज इंटू 10 नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है और कितने शेयर परचेज करने हैं उसको, 10 शेयर परचेज करने हैं, तो 100 रुपीज कंपनी अकाउंट में डिपॉजिट कर, तो वो इसने अप्लाई कर दिया। किसी को 5 ही शेयर चाहिए तो 5 इंटू 10, पर वैल्यू तो 10 ही है, तो वो कितना डिपॉजिट कर देगा, 50 रुपीज। किसी को 10,000 शेयर चाहिए तो वो कितने, उसे कितना अमाउंट देना पड़ेगा, 10,000 इंटू 10 यानी 1 लाख डिपॉजिट कर देगा। इस तरीके से जो लोग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जितने उन्हें शेयर्स लेने होते हैं और जितने कंपनी ने मांगे होते हैं, अगर एक साथ पूरे मांगे होते हैं तो उतना अमाउंट डिपॉजिट करना होता है, और अगर एक साथ पूरे नहीं मांगे होते, इंस्टॉलमेंट में कंपनी अमाउंट को रिसीव करना चाहती है, तो वो फिर उसमें आपको बताएगी कि हम इस 10 रुपए को भी कैसे लेंगे, इस 10 रुपीज का कलेक्शन भी हम डिफरेंट डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में लेंगे। अभी एप्लीकेशन के टाइम सिर्फ आप 10 में से 2 दे दीजिए, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो एप्लीकेशन के पास के साथ आप 10 में से कितना अमाउंट पे कर दीजिए, ओनली 2 रुपीज पर शेयर पे कर दीजिए। अब मान लीजिए मुझे 10 शेयर खरीदने हैं और मुझे स्टार्टिंग में 2 रुपीज ही पे करना है पर शेयर, और 10 शेयर पर 2 रुपीज के अकॉर्डिंग में कितना अमाउंट कंपनी अकाउंट में डिपॉजिट करूंगी, 20 रुपीज ओनली, 10 इंटू 2। अब हम लमसम नहीं दे रहे, 10 पे 10 पूरे नहीं दे रहे, अब हम कैसे दे रहे हैं, 10 पर सिर्फ 10 शेयर खरीद रहे हैं तो सिर्फ हमें 2 रुपए पर शेयर ही देना है, पूरा 10 का 10 नहीं देना।
तो वो आप धीरे धीरे देना है, जैसे जैसे कंपनी मांगेगी वैसे वैसे हमें शेयर्स पर अमाउंट पे करना होगा। तो ऐसा भी करती है कंपनी। जो मेन जो मोटिव है वो मेरा ये है समझाने का कि कोई भी कंपनी कलेक्शन ऑफ मनी लंप सम भी कर सकती है और कैसे कर सकती है, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में भी कर सकती है। वो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टॉलमेंट कौन सी होती हैं जिसके अकॉर्डिंग कोई भी मनी अपनी शेयर कैपिटल का कलेक्शन करती है। उन सभी डिफरेंट डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में पहली इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन, दूसरी जो होती है इंस्टॉलमेंट वो होती है अलॉटमेंट के टाइम पर मांगी जाती है। एप्लीकेशन मनी, ये अलॉटमेंट मनी, उसके बाद तीसरी कॉल मनी जिसको हम कहते हैं फर्स्ट कॉल, उसके बाद फोर्थ सेकेंड कॉल। मोस्ट ऑफ द कंपनी 4 टाइम्स में कलेक्शन ऑफ मनी करती है, मोस्ट ऑफ द, लेकिन इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी कंपनी जितनी बार में चाहे उतनी बार में अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मनी का कलेक्शन कर सकती है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी वही लास्ट एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट होगी। मान लीजिए हम सेकेंड कॉल के बाद और कुछ नहीं मांगना चाहते तो लास्ट ही हमारी कौन सी कॉल होगी, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब मैंने ये नहीं कहा कि यहाँ पर फाइनल कॉल ही सेकेंड ही हमेशा फाइनल हो, ये जरूरी नहीं है। सेकेंड एंड फाइनल अभी यहाँ क्यों लिखा है कि हम अगर हम चाहें तो सेकेंड के बाद अब हमें कोई और अमाउंट नहीं मांगना तो यही हमारी फाइनल हो जाएगी। लेकिन अगर आप अदर कॉल और भी अमाउंट कलेक्शन करने के लिए डिफरेंट और कॉल्स भी लेना चाहें तो वो भी दी जा सकती हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन कंपनी एक्ट नहीं लगाता। 10 रुपए को आप 1-1 रुपए करके 10 बार में भी मांग सकते, ठीक है। लेकिन उसमें ये है कि जितना अमाउंट है, थोड़े से रिस्ट्रिक्शन कंपनी लॉ ने लगाए हैं कि मिनिमम 5% वैल्यू शुड बी कॉल्ड बाय द कंपनी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मनी। किसी भी शेयर की जो पार वैल्यू है जिस या फेस वैल्यू है, अब क्वेश्चन ये होगा कि पार वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है। तो जो हम कल डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी शेयर जिसकी हम एक स्पेसिफिक वैल्यू फिक्स करते हैं, जब हम कैपिटल को स्मॉल यूनिट में डिवाइड करते हैं तो उस स्मॉल यूनिट की जो वैल्यू फिक्स की जाती है उस वैल्यू को कहते हैं पार वैल्यू या फेस वैल्यू। अगर किसी कंपनी ने अपने शेयर की वो जो पार वैल्यू है, मान लीजिए 10 रुपीज फिक्स की है या 100 रुपीज फिक्स की है या 1 रुपीज फिक्स की है, मैंने कल बताया था ना कि 1 से लेकर किसी भी स्पेसिफिक यूनिट का आप शेयर वैल्यू फिक्स कर सकते हैं। तो वही उसकी क्या है, पार वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू या उसे फेस वैल्यू भी कहते हैं। तो वो जो फेस वैल्यू हमने फिक्स की है उसका मिनिमम 5% कलेक्शन हमें किसके टाइम पे करना पड़ेगा, एप्लीकेशन के टाइम। ऐसा इतना रिस्ट्रिक्शन कंपनी एक्ट लगाता है। और कॉल्स के टाइम पर भी 25% कलेक्शन उसे करना पड़ेगा। तो वो डिपेंड करता है आपके शेयर की फेस वैल्यू क्या है, ठीक है। तो मान लीजिए 10 रुपए का शेयर है, तो 10 रुपए का शेयर है और उसका मिनिमम 5% 5.5 रुपीज का कलेक्शन आपको एप्लीकेशन पर करना पड़ेगा। मैक्सिमम आप पूरे 10 के 10 मांग सकते हो एक साथ एप्लीकेशन के टाइम पर। तो अगर हम एप्लीकेशन के टाइम पर ही पूरा अमाउंट किसी भी शेयर का जो फुल अमाउंट है वो एक साथ एप्लीकेशन करके टाइम पर ही पब्लिक से क्या कर ले, रिसीव कर ले या उसे कॉल कर ले, मांग ले, तो ऐसे में वो जो कलेक्शन होता है वो कैसा कलेक्शन माना जाता है, लंप सम कलेक्शन। लेकिन अगर हम उस पार वैल्यू को डिफरेंट डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में कलेक्ट करते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टॉलमेंट कौन कौन सी हो सकती हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, अनदर कॉल्स आर ऑल्सो, यहाँ पर अदर कॉल्स भी हो सकती हैं, ये ध्यान रखिएगा।
लेकिन ज्यादातर कंपनी 3, 4, 5 बार में ही उस अमाउंट का कलेक्शन कर लेती है। मान लीजिए 10 रुपीज की वैल्यू है तो 2 रुपए हमने मांग लिए। पार वैल्यू अगर हमारे शेयर की 10 है, यानी हमारा एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का, तो हम 10 में से एप्लीकेशन मनी मान लो 2 रुपीज मांग रहे हैं, ठीक। उसके बाद अलॉटमेंट पर भी हम 2 मांग रहे हैं। उसके बाद बचा हुआ जो 6 रुपीज है उसमें से हम फर्स्ट कॉल पर 3 और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर 3, तो टोटल हो गया ना हमारा 10 रुपीज का शेयर। यानी हम इस 10 रुपए को भी अलग अलग, कहने का समझने का क्या मेन जो आपका मोटिव है वो क्या है कि हम 10 रुपीज को एक साथ भी कलेक्ट कर सकते हैं, या हमसे मतलब कंपनी कैन कलेक्ट द अमाउंट ऑफ शेयर lump sum or can be collect the amount of share in different calls। और ये कौन कौन सी डिफरेंट कॉल्स हो सकती हैं? एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी। ये दो तो ध्यान ही रखिएगा क्योंकि ये अलग अलग है, इनके नेम अलग है। तो जब शेयर होल्डर अप्लाई करते हैं उस टाइम वो कौन सा अमाउंट पे करते हैं? एप्लीकेशन मनी का अमाउंट पे करते हैं। जब अप्लाई कर दिया उन्होंने तो जितने शेयर होल्डर अप्लाई कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हें अपने अप्लाइड शेयर्स के अकॉर्डिंग शेयर कंपनी अलॉट भी कर देती है, क्योंकि नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है उसमें कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर जो एप्लीकेशन आई हैं उन एप्लीकेशन पर शेयर अलॉट कर दे। यानी अगर मैंने 10 शेयर खरीदने के लिए अप्लाई किया है और कंपनी मुझे पूरे के पूरे 10 शेयर दे दे, अभी कंपनी पे डिपेंड करेगा ना, अगर उसके पास ज्यादा एप्लीकेशन आ गई तो हो सकता है वो 10 में से 2 रिजेक्ट भी कर दे मेरे, या 5 रिजेक्ट कर दे, डिपेंड करेगा कंपनी की कंडीशन पर। और हो सकता है वो पूरे हमारे शेयर्स को क्या कर दे, एक्सेप्ट कर दे और अलॉटमेंट पूरे 10 शेयर्स पर कर दे। तो जितने अप्लाइड शेयर्स हैं उनमें से जितने शेयर्स कंपनी शेयर होल्डर्स को या पब्लिक को दे देती है, अभी वो पब्लिक ही है, जब अलॉटमेंट हो जाता है शेयर्स का तब कोई भी पर्सन कंपनी का शेयर होल्डर बनता है। अप्लाई करने तक हम शेयर होल्डर नहीं बनते क्योंकि हो सकता है कि हमारे शेयर्स का रिजेक्शन हो जाए। लेकिन जब हमें शेयर अलॉट कर दिए जाते हैं, यानी कंपनी की तरफ से ये कंफर्मेशन आ जाता है कि हम आपको इतने शेयर्स दे रहे हैं, तो जितने नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी अलॉट करती है उतने नंबर ऑफ शेयर्स से हम उस कंपनी के क्या बन जाते हैं, शेयर होल्डर। ठीक है, तो एप्लीकेशन तक कोई भी मेंबर, कोई भी पर्सन कंपनी का शेयर होल्डर नहीं होता। वो शेयर होल्डर कब बनता है? जब कंपनी उसे किसी भी स्पेसिफिक अमाउंट के शेयर अलॉट कर। अब कई बार अप्लाइड शेयर फुल्ली क्या हो जाते हैं, अलॉटेड हो जाते हैं, और कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ शेयर उसमें से रिजेक्ट हो जाते हैं और कुछ को वो अलॉट कर देती है। तो ये डिपेंड करता है कंपनी की कंडीशन। ठीक है, तो अलॉटमेंट हुआ। अलॉटमेंट पर जब वो अलॉट करती है, यानी वो बताती है कि हमने आपको इतने शेयर्स दे दिए, जितने के लिए आपने अप्लाई किया था उसमें से हमने आपको पूरे दे दिए या कम दिए, वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर्स के पास पहुंचती है। और साथ ही उनके पास एक और कॉल की रिक्वायरमेंट भी जाती है। मीन्स अब हम आपसे और अलॉटमेंट के टाइम पर 2 रुपए फिर मांग रहे हैं। ठीक है, तो वो कौन सी मनी कही बोली जाती है? द मनी विच इज कॉल्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज नोन एज अलॉटमेंट मनी। जो मनी अलॉटमेंट के टाइम पर शेयर होल्डर से मांगी जाती है या कॉल की जाती है, उस मनी को बोलते हैं अलॉटमेंट। और उसके बाद कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मनी को आगे फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या अदर कॉल के नाम से क्या कर सकती है, मांग सकती है। तो अगर जब फर्स्ट कॉल के टाइम पर मांगेगी तो वो कौन सी कॉल हो गई, या जो अलॉटमेंट के बाद जो नेक्स्ट कॉल होती है वो कौन सी कॉल होती है, फर्स्ट कॉल। इसके बाद फर्स्ट कॉल के बाद जो नेक्स्ट कॉल होती है वो सेकंड कॉल। लेकिन अगर सेकंड ही लास्ट है, यानी इसके बाद हमारे पास हमारे शेयर की नॉमिनल वैल्यू पूरी हो चुकी है, अब हमें और कुछ नहीं मांगना, तो सेकंड ही हमारी कौन सी कॉल होती है, फाइनल। तो इसके साथ लिखा जाता है जो लास्ट कॉल होती है उसके साथ आपको फाइनल वर्ड ऐड करना हो। तो हमने मान लीजिए लास्ट हमारी 4th कॉल ही है, सेकंड कॉल, तो उसी सेकंड के साथ हम कौन सा वर्ड ऐड कर देते हैं, सेकंड एंड फाइनल कॉल। क्लियर हुआ ये सभी को?
यानी एक कंपनी अपने शेयर पर फुल वैल्यू भी पब्लिक से एक साथ लंप सम कलेक्ट कर सकती है, और वो चाहे तो उस मनी को डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में भी कलेक्ट कर सकती है। जनरली ये डिफरेंट जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं वो ज्यादातर 4 या 5 होती हैं, जिनमें से ये एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो इसी के बेस पर हम एंट्रीज करते हैं। जैसे ही पब्लिक कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए अमाउंट डिपॉजिट करती है कंपनी अकाउंट में, अब देखिएगा कि कंपनी अकाउंट में पैसा आ रहा है, लेकिन उसे यूज करने की परमिशन कब तक नहीं है हमें, जब तक कंपनी टोटल कलेक्शन, वो टाइम पीरियड फिक्स कर देते हैं कि आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना है इस ड्यूरेशन के अंदर आप वो इन्वेस्टमेंट की मनी या एप्लीकेशन मनी को कंपनी अकाउंट में डिपॉजिट करें, और फिर उस स्पेसिफिक टाइम के बाद वो देखते हैं कि क्या मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन हुआ या नहीं। बताया था ना आप लोगों को कि कम से कम 90% शेयर पब्लिक की तरफ से क्या हो जाने चाहिए, सब्सक्राइब हो जाने चाहिए। अगर 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होता तो फिर वो कंपनी क्या होगी, आगे अपना वर्क कंटिन्यू नहीं कर पाएगी, उसे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, और ऐसे में वो जो जितना अमाउंट उसने कलेक्ट किया है, जो उसके अकाउंट में डिपॉजिट है, उसको वो रिटर्न कर देगी। किसे? उन्हीं लोगों को जिन्होंने कंपनी शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए अप्लाई किया था। लेकिन अगर 90% अबव सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो फिर कंपनी को आगे रजिस्ट्रार से कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट इजीली मिल जाएगा, और फिर जब कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिलेगा तभी वो कंपनी शेयर होल्डर्स के उस पैसे को यूज कर सकती है जो उसके अकाउंट में डिपॉजिट है। अभी वो यूज करने का राइट नहीं मिला उनको, तो उसको वो मनी कब यूज करनी है, उसे यूज करने का राइट कब मिलता है, जब हमें कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिल जाता है, क्योंकि वो पब्लिक की मनी है, अभी वो पब्लिक है, अभी आपके शेयर होल्डर नहीं है। जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का, तब आप अलॉटमेंट प्रोसेस करेंगे, और तब वो सभी लोग जिन्होंने शेयर्स को परचेज करने के लिए अप्लाई किया है वो अब हमारी कंपनी के क्या बनेंगे, शेयर होल्डर्स। ठीक है, और शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, कंपनी के ओनर होते हैं। ये आपको पता है कौन से शेयर होल्डर कंपनी के ओनर होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कुछ कंडीशंस में कंपनी के ओनर बन सकते हैं। ये एक दिन उस दिन क्वेश्चन भी था जब बीच में क्लास हमारी ऑफ हो गई थी कि किन कंडीशन में बन सकते हैं। ये वो कंडीशन होती है जब उन्हें कई ईयर्स तक कोई कंपनी डिविडेंड पे ना करे, तो जब वो उन्हें डिविडेंड नहीं मिलता तो उन्हें ये राइट दे दिया जाता है, ठीक है आप कंपनी के मैनेजमेंट में आप क्या कर सकते हैं, वोटिंग राइट आपको दिया जा रहा है। क्योंकि बहुत सालों से, जब 2, 3, 4 सालों से अगर हम उनको क्या नहीं दे रहे, डिविडेंड नहीं दे रहे, तो उन रेयर कंडीशंस में उन्हें कई बार वोटिंग राइट मिल जाता है। तो यहाँ पर हमने ये समझा आज के उसमें, कल मैं आपको इसकी जनरल एंट्रीज भी बताऊंगी कि जैसे जैसे कलेक्शन ऑफ मनी होता है तो हर एक कंपनी की बुक्स में जनरल एंट्रीज क्या होती है। फिलहाल हमें ये देखना है कि कोई भी कंपनी अपनी शेयर वैल्यू को लमसम कलेक्ट कर सकती है या डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट कर सकती है। कोई भी कंपनी अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 दो टर्म्स में अपने शेयर्स को पब्लिक को ऑफर कर सकती है। टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर कौन कौन सी दो टर्म्स है, वो जो दो टर्म्स हैं वो हैं हमारी, फर्स्ट टर्म्स ऑफ इश्यू में फर्स्ट होती है इश्यू एट पार, और दूसरी जो टर्म है वो है इश्यू एट प्रीमियम। इन दोनों को ही हम अलग अलग तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में समझेंगे। इश्यू एट पार एंड इश्यू एट प्रीमियम। एक और टर्म होती थी 1956 के कंपनी एक्ट में, इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, लेकिन वो 1956 एक्ट के चेंज होने के बाद, यानी जब 2013 कंपनीज एक्ट
2013 अप्लाई हुआ, तब कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 53 ने कंपनीज को डिस्काउंट पर शेयर इशू करने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया। यानी कोई भी कंपनी अब डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं कर सकती, सिर्फ 2 ही टर्म्स में वो शेयर इशू कर सकती है। कौन कौन सी 2 टर्म्स? एट पार और एट प्रीमियम। यानी जो नॉमिनल वैल्यू उसने फिक्स की है अपने शेयर की, पर वैल्यू जो भी फिक्स की है किसी कंपनी ने, 10 रुपए, 1 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपीज, जो भी उसने फिक्स किया है, उस फिक्स वैल्यू को बोलते हैं नॉमिनल या पार वैल्यू। और अगर उसी वैल्यू पर वो पब्लिक में शेयर ऑफर करती है तो ऐसे इशू को बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट पार। ठीक है, लेकिन अगर कोई कंपनी फिक्स वैल्यू या पार वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पर पब्लिक को अपने शेयर्स ऑफर करती है, यानी मान लीजिए 10 रुपीज का शेयर पब्लिक को ऑफर किया जा रहा है 12 रुपीज में, या 13, 15, किसी भी अमाउंट, कुछ भी हो सकता है, यानी उसकी पार वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पर अगर कोई शेयर पब्लिक को ऑफर किया जा रहा है, तो वो कंडीशन जो होती है वो होती है इशू ऑफ शेयर, इशू एट प्रीमियम, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। तो ये जो प्रीमियम पर शेयर इशू किए जाते हैं, ये ज्यादातर वो कंपनी शेयर इशू करती है जो पहले से स्टैब्लिश होती हैं और जो अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं, जिनके शेयर्स की वैल्यू की मार्केट में डिमांड होती है, और वो कंपनी, उन्हें पता होता है कि अगर हम अपनी नॉमिनल या पार वैल्यू से भी ज्यादा पर पब्लिक को शेयर इशू करेंगे तो पब्लिक इजीली इन शेयर्स को परचेज कर ले। तो दोनों ही कंडीशंस में किस तरीके से जनरल एंट्री होती है, इस टॉपिक और जनरल एंट्रीज को हम कल क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।